अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज एक स्पेशल टॉपिक आपके सामने लेके आए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मेरा जावेद चौधरी साहब से हमेशा इख्तलाफ होता है। वो इस बात को मानते नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आज मैं उनसे मनवाऊं और वो अपने जवाब जिस तरह से देते हैं हमेशा आपके सामने रखते जाएंगे। पंजाब के मुतल्लिक चौधरी साहब हमेशा कहते हैं जी कि पंजाब कभी भी किसी इनकलाब के लिए बाहर नहीं निकलता, यहाँ से बड़ी कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है वो कभी यहाँ से क्रिएट नहीं होती और ना ही हो सकती है। वो कहते हैं हमारा डीएनए ही इस तरह का है कि इसके अंदर कभी भी बड़ी एहतजाजी तहरीक नहीं पनप सकती। मेरा उनसे आर्गूमेंट ये है कि जलियांवाला बाग भी पंजाब में होता है। मेरा आर्गूमेंट उनके साथ ये बनता है जी कि पाकिस्तान को अगर डिस्टेबलाइज करने के लिए आपने कोई मूवमेंट उठानी है तो उससे तो बेहतर है फिर पंजाब खड़ा ना हो। और तीसरा मेरा आर्गूमेंट उनसे ये होता है कि पंजाब तो ऑलरेडी तरक्की याफ्ता है। जिन सूबों से कह रहे हैं कि मूवमेंट्स उठ रही हैं उनके हालात देख लें और पंजाब के हालात देख लें तो पंजाब उनमें फिर बेहतर नजर क्यों आता है। अगर पंजाब बुरा है तो पंजाब को पीछे होना चाहिए, ना कि उनसे आगे होना चाहिए। ये पूरा डिटेल से टॉपिक आज डिस्कस करेंगे और चौधरी साहब आज कटहरे में इसके जवाब देंगे कि ये इल्जाम वो क्यों लगाते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि फ़र्क हो सकता है आप मुकम्मल पंजाबी ना हो, लेकिन मैं तो जनरेशंस से पंजाबी हूँ। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं दोनों साइडों से, वालदा की साइड से, वालद की साइड से, वो तो कभी बाहर निकले ही नहीं हिंदुस्तान से। यहीं पंजाब के अंदर ही, बल्कि पिछली 10-12 नस्लों का तो हमें पता है कि मुकम्मल तौर पे यही है। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि तमाम सेल्स जो हमारे हैं वो पंजाबी हैं। ठीक है। अब पंजाब जो है ना उसकी कुछ खूबियाँ भी हैं और कुछ खामियाँ भी हैं। तो मैं सबसे पहले तो पंजाब की जो खामियाँ हैं ना वो आपके सामने रखूँगा, फिर खूबियाँ बाद में। आपको नज़र भी कम ही आती है उसका जिक्र करूँगा। नहीं, मैं वो बहुत खूबियाँ पंजाब में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं उसका जिक्र बाद में करूँगा। ठीक है। पहले तो खामियाँ जो है ना वो आप देखो। एक तो ये है कि इसको कहते हैं पंजाब, यानी 5 आबों की या पानियों की ज़मीन। ठीक है। यहाँ पे 5 दरिया हैं, तो 5 दरियाओं के दरमियान जो ज़मीन है ना वो पंजाब है। ठीक है। इस चीज़ से तो आप इत्तफाक करते हो ना। जी बिल्कुल। अब 5 जो दरिया हैं जो उनके डेल्टाज हैं उनके दरमियान छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर फ़र्ज़ करें 2 दरिया हो ना जी तो बड़ा टुकड़ा होगा। जैसे मेसोपोटामिया है ना, मेसोपोटामिया टर्की के अंदर, ये मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन थी जिसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कहा जाता है। एक सेटल किस्म की सिविलाइजेशन थे। ठीक है। वो 2 दरियाओं के दरमियान थे और मेसोपोटामिया का मतलब ये होता है 2 दरियाओं के दरमियान ज़मीन। तो वहाँ पे दरिया फ़रात और दरिया दजला जो था ये टर्की से निकलता है आज भी, और जो टर्की से निकलता है तो उसके बाद ये फैलता है इस तरह, तो उसके दरमियान जो एक डेल्टा बनता है ना सारा, वो था मेसोपोटामिया। तो अब 2 दरियाओं के दरमियान था। जो 2 दरियाओं के दरमियान ज़मीन होती है ना वो बड़ा टुकड़ा होता है और ज़्यादा खुशहाली होती है। ठीक है। और जो 5 दरियाओं के साथ होता है उसका प्रॉब्लम यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुग़यानी आती और उस वजह से वो ज़मीनें बहती रहती हैं, इसलिए बड़ी जागीर जो है 5 दरियाओं के दरमियान बननी ज़रा मुश्किल हो जाते। अच्छा। क्योंकि सैलाब जो है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक था, बल्कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो ये था कि 2 चीज़ें थी जो हमारा डिफेंस था। पहला जो डिफेंस था वो बरसात थी, मानसून। ठीक है। क्योंकि उस वक्त सारे दरिया जो है ना भर जाते हैं, तो जितने वारियर्स थे वो वहाँ पे जब नौरोज़ हो जाता था सेंट्रल एशिया में तो उसके बाद वो सब कॉन्टिनेंट आ जाते थे। और मानसून से पहले पहले उन्होंने यहाँ से निकलना होता था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि तमाम दरियाओं के ऊपर पुल नहीं थे और यहाँ पे तुग़यानी आ जाती थी, फौजें फंस जाती थी पानियों के दरमियान। अब जो 5 दरिया हैं, एक दरिया पार करेंगे तो अगले दरिया पे फंस जाएंगे, उससे निकलेंगे, उससे आगे फंस जाएंगे, तो फंसते चले जाते थे। लिहाजा ये मानसून हमारा बहुत बड़ा डिफेंस होता था। और दूसरा जो डिफेंस था ना वो पेचिस की बीमारी थी। अच्छा। यानी इसहाल, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे डायरिया फैल जाता है हर मानसून के बाद। डायरिया आज भी डायरिया फैलता है। ठीक है। ये बड़ी मुश्किल से सब कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रोल हुआ है। उससे पहले हमारे बचपन के अंदर तो हर आदमी को ये प्रॉब्लम रहता था। तो जितने लोग बाहर से आते थे, जब मानसून होता था तो एक तो बारिशों से पानी, दरिया भर जाते थे पानी से, दूसरा यहाँ पे पेचिस की बीमारी शुरू हो जाती थी, इसहाल की बीमारी शुरू हो जाती थी। बचपन में आपने भी देखा होगा वो एक पाउडर सा देते थे सब बच्चों को कि आप ये पिए, बड़ों को भी पिए। ठीक है। तो वो जितने वारियर्स होते थे उन्होंने मानसून से पहले पहले यहाँ से निकलना होता था। ठीक है। अब जो 5 दरिया हैं उनके दरमियान डेल्टाज हैं और उन डेल्टाज के अंदर क्योंकि यहाँ पे सैलाब आते हैं तो छोटी छोटी जागीरें बनी हुई हैं, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं। किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 15 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 50 एकड़ ज़मीन है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मरबे नहीं हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत बड़े बड़े जागीरदार यहाँ पे किसी दौर में भी नहीं रहे। और अगर जागीरें रही भी हैं तो एक जागीरदार के बाद वो सारी जागीरें ख़त्म हो जाती थी। ठीक है। तो ये सूरत हाल थी पूरे पंजाब की। अब यहाँ पे होता ये था कि सेंट्रल एशिया जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वहाँ पे सब्ज़ा नहीं था
और खुराक का बंदोबस्त नहीं था, इसलिए वहाँ पे सारे वॉरियर्स थे सेंट्रल एशिया में। और जितने सेंट्रल एशियंस थे, अब उनके पास 2-3 रास्ते होते थे जहाँ से वो जो मौसम बदलता था तो खुराक लेने के लिए, औरतें छीनने के लिए, ख़जाने इकट्ठे करने के लिए आते थे। एक तो सब कॉन्टिनेंट था, जैसे कहा जाता था सोने की ज़मीन है, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया, हर सेंट्रल एशियन कौम जो थी ना वो इंडिया ज़रूर आती थी, क्योंकि बहुत वसी ज़मीन थी, बड़ी बड़ी राजधानियाँ थी, बहुत यहाँ पे रिज़्क था, बड़ा पैसा था, बड़ा सोना था। और दूसरा वो चाइना चले जाते थे। चाइना भी एक बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ थे और वहाँ पे भी वो लूट मार ठीक करते थे, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट तगड़ी बड़ी होती थी, वो बड़ा फंटा लगाते थे। ठीक है। और उसके बाद फिर आप यूरोप की तरफ या रशिया की तरफ निकल जाते थे, ज़रा डिफ़िकल्ट था, वो इतना आसान नहीं था, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ें पड़ती थी। लिहाजा सबसे आसान ये था कि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नहीं है, तो आप ये दरा खैबर जो है उसको पार करें और सब कॉन्टिनेंट में आ जाएँ, 5-6 महीने आप टिका के लूटें इसको, और उसके बाद आप यहाँ पे घोड़े और भैंसें और दूसरा बकरियाँ और ख़वातीन और बंदे सबको पकड़ के आप ले जाएं। ठीक है। और रास्ते में बहुत मंडियाँ होती थी, वहाँ पे बेचते चले जाएं, औरतों को बेच देते थे, बच्चों को बेच देते थे, मर्दों को बेचते हुए चले जाते थे आगे। ठीक, मतलब गुलाम बना के। तो यहाँ पे ये वारी, अब ये था कि ये कोर्स ऑफ हिस्ट्री है, आप ये समझो कि 5-6 हज़ार 10 हज़ार साल से मुसलसल सेंट्रल एशिया से, काकेशिया से, इन सारे पहाड़ों को, या यहाँ पे को हिंदू कश है या इधर से हिमालय, इन सब को पार करके ना आपने सब कॉन्टिनेंट में आना है तो लूट के ले जाना है। और पहली जो डेस्टिनेशन होती थी वो पंजाब होता था। ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे गांव थे, छोटे छोटे शहर थे, को बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे थी कोई नहीं। तो जब आप वहाँ से आते थे लोग तो देखते थे कि सामने ज़ाहिर हरियाली है, और छोटे छोटे टाउन थे, सबको लूट लेते थे, फसलें उजाड़ देते थे, लोगों को कत्ल कर देते थे। बल्कि पंजाब के अंदर आज भी जाओ ना, तमाम गाँव जो है ना, हर गाँव के साथ एक टिब्बा है, और उस टिब्बे की वजह यह है कि गांव पहले वहाँ पे आबाद थे और जो वॉरियर्स आते थे वो गांव जला देते थे पूरे के पूरे। लिहाजा हर गांव के साथ एक पुराना टिब्बा है, जिसका मतलब ये है कि ये यहाँ से फौजें आई थी और वो जला के चले गई। फिर उसके बाद आगे फिर दोबारा उन्होंने एक अपना गाँव आबाद किया। ये पूरे पंजाब की सूरत हाल थे। तो कोर्स ऑफ हिस्ट्री ये है कि वो आते थे, लूटते थे, उसके बाद वापस चले जाते थे। तो हमारा DNA बन गया कि जो सेंट्रल एशिया से आएगा तो हमने उससे बचना है। तो एक तो हम बहुत ज़्यादा ज़मीन का टुकड़ा आबाद नहीं करते थे, हमें ये था कि यार ज़्यादा आबाद करेंगे तो ज़्यादा घोड़े आएंगे, ज़्यादा अनाज होगा तो ज़्यादा लूटा जाएगा। जैसे हम कहते थे थोड़ा रखो जितना हम खा सकें, समेट सकें, और उसके बाद भाग जाना है, क्योंकि उधर से आना ही आना है किसी ने। और ज़्यादा भैंसें भी नहीं रखते थे, 2 भैंसें काफ़ी हैं कि जब वो आएंगे तो इधर हमारी भैंसें जो होंगे ना वो खांगड़ हो चुकी होंगे, ठीक है, तो वो दूध देने के काबिल नहीं होंगे, तो कहीं छोड़ो पर यार आगे चलो, ठीक है। घोड़े नहीं रखते थे हम यहाँ पे खच्चर रखते थे, खोते रखते थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि घोड़ा जो था वो तो ज़ाहिर है फौज के काम आता था, खोता जो था या खच्चर जो था फौज के काम नहीं आता था। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे खच्चर रखते थे, घोड़े नहीं रखते थे, ताकि उसके ऊपर कोई ले के ना जा सके। सेंट्रल एशियन जो थे वो यहाँ पे गाय का दूध पीते थे वहाँ पे, और गाय का ही मक्खन बनाते थे और गाय की चीज़ इस्तेमाल करते थे। हम गाय रखते ही नहीं थे, क्योंकि हमें ये था कि आएंगे तो ले जाएंगे। तो भैंस से वो नफरत करते थे, इसलिए हमने भैंसें पाली हुई थी। ये हमारी बैकग्राउंड थे। तो उसके बाद हुआ ये कि जब उस साइड से आते थे तो हम करते क्या थे कि उनको हार पहनाते थे और कहते आए जी, हम तो आप ही का इंतज़ार कर रहे थे और आप तो बड़े शानदार इंसान है, क्या बात है, हमारा तो ब्लड ही आपके साथ मिलता जुलता है, हम भी आ रही हैं, आप भी आ रही हैं, आए आपको लेके चलते हैं दिल्ली। अच्छा। तो वहाँ पे जाके पानीपत के पास हम ले जाते थे उनको, वहाँ पे खड़ा करके कहते थे लो हजूर लड़ना आपने इनके साथ, ठीक है। और उधर से हम दिल्ली सरकार जो होती थी, दरबार होता था, तो कहते हैं लो जी आ गए दोबारा। उनको पहले इतला कर देते थे। तो दिल्ली दरबार के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक थे, और ये जो सेंट्रल एशियंस हैं उनके साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात होते थे। और इस तरह करके अब जब वहाँ पे लड़ाई होती थी तो हम पीछे पंजाब में दोबारा बैठ जाते थे, इंतज़ार करते थे कि क्या होगा। अब वहाँ पे अगर वो जंग जीत गए ये लोग जो सेंट्रल एशियन आए हैं, तो हम उनको मुबारकबाद देते थे कि कमाल कर दिया आपने, दिल्ली को आपने उजाड़ दिया, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, जाएं और अगले मौसम में फिर आ जाइएगा, फिर हम आपका इंतज़ार करें। और अगर फ़र्ज़ करें वहाँ से मार पड़ती थी उनको और दौड़ते वापस जाते थे, तो हम उनको लूट लेते थे, हम उनको फेंटा लगा देते थे कि यार तुसी बड़े वाहियात लोग हो, आपको इतने दूर छोड़ के आए और आप वहाँ से हार के आ गए। तो हारे हुए लोगों तो हम पसंद नहीं करते। सिर्फ एक बार राजा पोरस था जिसने अलेक्जेंडर का मुकाबला यहाँ पे किया था, और वो मिसाल भी बनी हुई है, और ग्रीक के अंदर भी राजा पोरस का जिक्र है, ग्रीक मैथोलॉजी में, बल्कि ग्रीक हिस्ट्री के अंदर बड़ा जिक्र है उनका कि देखो यार एक राजा पोरस था जिसने फेंटा लगाया उसको अलेक्जेंडर को। इसके अलावा जो है ना राय खरलो
ये कोई बहुत बड़े वारियर नहीं थे क्योंकि इन्होंने एक मुल्क बनाया हो या पूरे पंजाब के अंदर हुक्मरानी की हो। रंजीत सिंह जो है ना उसको ये क्रेडिट जाता है कि उसने एक पंजाब को एक जगह इकट्ठा किया था, एक राजधानी उसने बनाई थी। ठीक है। लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर सका स्टेट को, और जो ही वो गया तो 10 साल के अंदर स्टेट ख़त्म होगी पंजाब की। ठीक है। तो ये है हमारी बैकग्राउंड इसमें। अब क्योंकि ये सेंट्रल है, स्टेबल है ज़मीन, इस वजह से हमने तरक्की भी बहुत की है, कोई शक नहीं। अगर हम सिंध के मुकाबले में देखें, खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में देखें, बलूचिस्तान के मुकाबले में देखें, और उससे पहले अगर हम बांग्लादेश के मशरक़ी पाकिस्तान से देखें तो पंजाब ने बड़ी तरक्की की है। और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि हमने मार खा खा के हमें समझ आ गए थे कि हमने बाहर के लोगों का मुकाबला भी करना है और अपने मामलात भी सेटल करने, तो इसलिए हमने अपने मामलात भी सेटल किए। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी अच्छी है, कंपैरेटिवली यहाँ पे एजुकेशन अच्छी है। क्योंकि एक वक्त था रंजीत सिंह के दौर में, आपको शायद ये जान के हैरत होगी कि पूरे जो पंजाब था पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा एजुकेशन में था, आगे था। 97% लिटरेसी रेट था पंजाब का उस वक्त। अच्छा। रंजीत सिंह के दौर में। ये तो गोरे ने आके फिर एक वो लेके आए एक साहब को जिन्होंने आके पंजाब हिस्ट्री बनाई, गवर्नमेंट कॉलेज बनाया। उसने फिर इनको बताया कि सारे सिस्टम को चेंज कर दें, इसको उर्दू में कन्वर्ट कर दें या अंग्रेज़ी में कन्वर्ट कर दें, तो उससे ये सारे जो लोग इस वक्त पढ़े लिखे हैं वो सारे के सारे अनपढ़ हो जाएंगे एक रात में। तो उसने आके फिर पूरे पंजाब को अनपढ़ बनाया बड़ी मुश्किल से। पहले पर्शियन थी हमारी, नहीं गुरमुखी थी। अच्छा। पंजाबी ज़ुबान में सारे साइंसेस पढ़ाई जाती थी, बड़ा पढ़ा लिखा था पंजाब। ठीक है। और उसको फिर उन्होंने रिवर्स कर दिया। तो ये है अब हमारा डीएनए है कि हम किसी के साथ खड़े नहीं होते। उसकी वजह किस किस के साथ खड़े होंगे? जब हर बहार के मौसम में एक नया बंदा आ जाएगा और आके वो कहेगा लो जी मैं अब आपका हुक्मरान बन गया हूँ, तो हम उसके साथ अगर खड़े होंगे तो अगले साल तो कोई और आ जाएगा। ठीक है। उससे अगले साल फिर कोई और आ जाएगा, तो किस किस के साथ वफादारी करेंगे? अच्छा, तो फिर हमारा डीएनए बन गया कि वफादारी हमने नहीं करनी। हाल बता, अगर तगड़ा होगा ना कोई, उसके साथ हम बहुत फिट रहते हैं। मैं गोरा है ना जी, तो तगड़ा था, तो देखें हमने कितनी वफादारी का मुजाहरा किया। अच्छा ये देखें कि जब उस साइड से आते रहे ना लोग, तो हम उनको पकड़ के दिल्ली छोड़ के आते थे। एक बार एक कोर्स ऑफ हिस्ट्री चेंज हो गया, वो दिल्ली से गोरा आ गया जी। जब लाहौर पहुंचा ना तो हम बड़े हैरान हुए कि अब इसका क्या करेंगे, क्योंकि हमारी स्कीम में था ही नहीं कि कभी दिल्ली से भी आ सकता है कोई। तो हमने फिर गोरे को पकड़ा और जाके अफगानिस्तान छोड़ के आए, और वहाँ बेचारे ने बड़ी फैंटी खाई उसने। और हम उस कहते रहे जी अब आपने यही लड़ना है। अच्छा जो सब चलो सेंट्रल एशिया छोड़ के आए गोरे को। ये चीज़ तो आप मान रहे हैं कि पंजाबी जफाकश हैं, ठीक है, और तरक्की पसंद हैं, ये तेज है बहुत ज़्यादा। हाँ, और तरक्की करते हैं तेज बहुत ज़्यादा, बहुत ज़मीनें तो सब सूबों के पास हैं। हाँ बहुत तेज़ है। अभी देख लें ना इमरान खान साहब को की हमायत क्यों नहीं की पंजाब ने? सबसे ज़्यादा मार इमरान खान साहब को पंजाब से पड़ी। उसकी बुनियादी वजह है कि हमें फ़ौरन पता लग गया कि एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ नहीं है, तगड़ी पार्टी अब इनके साथ नहीं है, और इतनी जल्दी उससे होना भी नहीं। तो हम देख लें मजाल है जो उनके साथ खड़ा। अब देखें पंजाब के अंदर कितना बड़ा बहरान है इमरान खान साहब को। एक लीडर बताएं जो पंजाब का इस वक्त लीडिंग पोजीशन में हो। चलें ठीक है, एक बंदा बताएं, वैसे बताएं आप जो पंजाब में पीटीआई पंजाब से वो बाकायदा जो एक लीडर के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर बन के बाहर निकला हो और उसने पूरे पंजाब को बाहर निकाला हो। एक बंदा बताएं। सारे तो अंदर हैं। हाँ तो ये वो बाहर भी आ जाएंगे, खुद बाहर आएंगे, फिर किसी को निकाल बाहर भी आ जाएंगे तो कोई कमाल नहीं कर सकेंगे वो। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब तक स्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ना, जब स्टैब्लिशमेंट चाहेगी ना, पंजाब को फ़ौरन पता चल जाता है कब स्टैब्लिश। देखिए इमरान खान साहब को जब स्टैब्लिशमेंट सपोर्ट करना शुरू किया, पूरा पंजाब उनके साथ खड़ा हो गया था इमरान खान का। हाँ, मीनारे पाकिस्तान पे सबसे पहला जलसा, सबसे बड़ा जहाँ से पीटीआई बनी थी वो वहाँ पे। हाँ, उसके बाद तो पंजाब बोलने का जी इमरान खान के नारे बजणगे। ठीक है। तो वजाए नारे फिर उन्होंने, लेकिन जब उन्हें पता चला ना कि ये इस्टेब्लिशमेंट पीछे से खिसक गई है और ये फेंटा पड़ेगा, तो वो सिर्फ ज़मान पार तक इंकलाब था, उसके बाद कुछ भी नहीं था। ठीक है। और वो भी बहुत अंदर से कुछ सपोर्ट मिल रही थी उनको। चॉइस साहब एक और गवर्नमेंट यहाँ पे, ठीक है, कि 9 मई का वाकया जो गले पड़ा हुआ पीटीआई के, सबसे ज़्यादा अटैक्स पंजाब में हुए जो पीटीआई ने किए, जो फौजी इंस्टॉलेशंस पे हुए, लेकिन वो पंजाब से हुए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो एस्टेब्लिशमेंट जो ना लिवरेज देती रही बस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करने में इमरान खान साहब कामयाब हो गए थे कि एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे साथ। अच्छा। हाँ, अंदर वो कहता अंदर डिवाइड है। ओके, तो ये जो क़यादत है उसकी रिफ्ट है, और क़यादत जो है उसको नीचे वाले रैंक्स नहीं मान रहा है। ठीक है। तो फौज मेरे साथ है
और जो कायदीन है फौज के वो गवर्नमेंट के साथ हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, तो ये कायम करने वो कामयाब हो गए थे। ठीक है। तो पंजाबियों ने महसूस ये किया कि जनाब ये अभी हमारी गुड्डी चढ़ी हुई है और ऐसा मसला नहीं, इंकलाब आ जाएगा। अच्छा। और आ जाएगा और हम ओवर थ्रू कर देंगे, फेंक देंगे सबको निकाल के और अपनी मर्जी का चीफ ले आएंगे। तो ये थी गलत फहमी। और 9 मई को जब इन्होंने किया ना, तो इनका सबका ख्याल ये था कि हमने इतनी आग लगा दी है कि अब ये रुकेगा नहीं। लेकिन जब वो दूसरी तरफ से डंडा चला तो उसके बाद देखें एक बंदा भी खड़ा हो तो मुझे बताएगा। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज़ मुझे ये बताइए, जलियांवाला बाग के हवाले से बहुत बड़ा मैसेक्योर हुआ था और वो पंजाब में ही हुआ, सब इकट्ठे हुए यहाँ पे, और उसके बाद कुर्बानी है, अगेन कुर्बानी है यार। कुर्बानी और इंकलाब में बड़ा फ़र्क होता है। इंकलाब के लिए वो कुर्बानी दी गई, जीतने के लिए होता है, मार खाने के लिए नहीं होता। तो जलियांवाला बाग में पंजाबियों ने बहुत कुर्बानी दी, इसमें कोई शक नहीं। और वैसे भी जो 1947 है ना, जो पाकिस्तान और इंडिया तकसीम हुआ, तो सबसे ज़्यादा तकसीम पंजाब हुआ है और सबसे ज़्यादा लाशें भी पंजाब ने उठाई। ठीक है। ये एक हकीकत है। लेकिन अगेन वही बात है कि इंकलाब में आपने जीतना होता है, आपने हारना नहीं होता। वो कहते हैं कि दो है ना, ये शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन गाजी होना भी तो रुतबा है ना। आप लड़े तो सही, जीते सही। जीतने के लिए आप मैदान में आए हुए हैं कि हारने के लिए तो नहीं आए हुए। चलिए चौधरी साहब, मैं इसकी भी आपको एक मिसाल दे देता हूँ। 1940 में जब पाकिस्तान की करारदाद मंजूर होती है, वो कहाँ पे हुई थी? लाहौर में हुई थी। पंजाब ने की? पंजाब के अंदर हुई। और उसके बाद 47 में पाकिस्तान बन गया। 47 में पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान, पंजाब का बड़ा किरदार है। लेकिन मजे की बात यह है कि करारदाद पेश किसने की थी? मौलवी फजलुल्लाह। कहाँ का ताल्लुक, किसके साथ ताल्लुक था उनका? ये आप बता दें। नहीं, वैसे बांग्लादेशी थे ना वो, बंगाल के थे ना, ढाका के थे। तो ढाका से एक बंदा आके लाहौर के अंदर करारदाद पेश कर गया, तो लाहौर वालों को क्या मौत आई हुई थी? हो सकता है मौका दिया। मौका दी। अच्छा मौका ही यार। बंगाल में भी तो लीड करना चाहिए। यहाँ पे यूनियनिस्ट पार्टी थी, आपको पता है, और गोरों की पार्टी थी, जागीरदारों की पार्टी थी। और बल्कि फ़िरोज़ खान नून साहब जो थे वो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, बहुत बड़े जागीरदार थे पंजाब के। तो फ़िरोज़ खान नून ने कहा कि ये जो यहाँ पे लाहौर जाए ना अगर आप, तो वाप्टा हाउस है, आपने देखा ये जो वाप्टा हाउस है, यहाँ पे पहले डीसी हाउस होता था। तो डिप्टी कमिश्नर जो लाहौर का था ना, यहाँ पे उसका घर होता था गोरों के ज़माने में। ठीक है। तो फ़िरोज़ खान नून साहब ये कहते थे कि जब 31 दिसंबर होता था ना, तो ज़ाहिर है उसके बाद न्यू ईयर नाइट मनाते थे गोरे। ठीक है। तो जितने पंजाब के लोग हैं ना, बड़े बड़े जागीरदार हैं, तो वो मिठाइयाँ लेके आते थे, टोकरियाँ, फिर फ्रूट लेके आते थे, फिर शराबों की बोतलें लेके आते थे। और आके ना अगले दिन यानी फर्स्ट को उन्होंने मुबारकबाद देनी होती थी डिप्टी कमिश्नर को, जनाब मुबारक हो कि नया साल चढ़ गया। तो वो कहते हैं कि जी जो डीसी हाउस था ना, उसके सामने एक शामियाना लगा होता था और बड़े बड़े शिमले वाले जो यहाँ पे 500 हज़ार मुरब्बे के जो मालिक थे ना, वो नीचे अपना शिमला लेके और हाथ में ये सारे जो तोहफे हैं लेके, तो वहाँ खड़े होते थे। बैठने की भी जगह नहीं होती थी कि बैठ नहीं सकते आप वहाँ पे। ठीक है। डिप्टी कमिश्नर के सामने। और डिप्टी कमिश्नर साहब जो थे वो सारी रात न्यू ईयर नाइट मना के थके होते थे, सोए होते थे। तो ये कहते जी हम सारे जागीरदार वहाँ बाहर बैठे रहते थे और फिर एक पर्दा उठता था और अर्दली निकलता था अंदर से। वो कहता है साहब बोला मुबारकबाद कबूल है। अच्छा। हाँ, थैंक यू। तो उसके बाद हम कहते हैं सब जागीरदार एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे कि वाह 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 क्या बात है, हमारा सलाम कबूल हो गया। और उसके बाद सारे तोहफे वहाँ छोड़ के हम वापस चले जाते थे। जो सब ये सूरत हाल थी। जब वो गोरा जा रहा था ना, बड़ा रोका इन्होंने कि खुदा का वास्ता है हमें साथ ले जाए या हमारा को बंदोबस्त कर दें। ठीक है। जब इन्हें पता चल गया ना कि गोरा नहीं रुकेगा, तो ये सारे जागीरदार तोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग में चले गए थे। ठीक है। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हिस्सा बन गए। चौधरी साहब, ये तो पूरा हिंदुस्तान कर रहा था, गोरे की चापलूसी तो सब कर रहे थे। नहीं, कांग्रेस ने कहा की है, कमाल करते। कांग्रेस ने बड़ी एफर्ट की है सारी। कांग्रेस को लिवरेज भी बहुत मिली। नहीं, लिवरेज तो है एजुकेशन की वजह से मिली है। 100 ईयर हमसे एजुकेशन में हमसे आगे थे और उस वजह से, क्योंकि उनके पास जो लीडरशिप थी ना उस वक्त, वो सारी की सारी ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की पढ़ी हुई, बड़े वो तगड़े लोग थे और उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कुर्बानियाँ जो है, उसके बाद खान लियाकत अली खान, इन सब ने कमाल कर दी है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। लेकिन जो जागीरदार घुसे ना उसके बाद पार्टी के, अब आप उसकी सूरत खुद देख लें। वो मुस्लिम लीग तो गायब ही हो गई। उसमें जो राजस्थान महमूदाबाद थे ना, उन्होंने पूरी स्टेट जो थी वो कुर्बान कर दी। महमूदाबाद बड़ी स्टेट थी, बहुत बड़ी स्टेट थे। और कराची में जब आए ना, जब राजा साहब महमूदाबाद, तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं था और वो अपना एक उनका कज़न था, उसके घर में रहते थे। तो उस वक्त बल्कि मैंने किसी जगह पढ़ा कि उनकी एक भांजी थी, उसने उससे राजा साहब से कहा, राजा साहब को हुक्का पीने का बड़ा शौक़ था, सुबह हुक्का लगा के बैठे हुए थे। तो उनकी भांजी ने कहा कि हमने यहाँ पे घर क्यों नहीं बनाया। तो उस पर बड़ा तारीखी अल्फाज है राजा साहब महमूदाबाद के। उन्होंने कहा जो मामार होते हैं ना, वो घरों में नहीं रहते होते,
अच्छा। हमने ये पाकिस्तान बनाया, तो हम खुद रहने के लिए हम नहीं बनाए, लोगों के रहने के लिए बनाया। तो हमें मिस्त्री इस मुल्क के, और ऐसा महमूदाबाद जो था हमने उनको निकाल दिया जी। वो लंदन के अंदर बेचारे अखबार होते रहे, फिर वहीं पे उनका इंतकाल हुआ और मशरक़ में दफन हुए वो। लियाकत अली खान के बारे में भी कहा जाता है। लियाकत अली खान साहब, करनाल उनकी बहुत बड़ी स्टेट थी, सारी की सारी वहाँ छोड़ गए। यहाँ पाकिस्तान में उनका एक गज़ मकान नहीं था, और जब उनकी शहादत हुई तो उनकी बेगम के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली करना था उन्होंने। तो फिर उन्हें एम्बेसडर बना के इसलिए भेजा था कि वो कम से कम किसी जगह रह सकें, ये सूरत हाल थी। तो जितने लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनमें पंजाब का कंट्रीब्यूशन देख लें, अगर किसी जगह पे भी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, सारे के सारे जितने लीडर देख लें सब बाहर से आए हुए। ठीक है, कुर्बानी उन्होंने दी, कुर्बानी उन्होंने दी और फ्रूट ज़्यादा आप कहते हैं पंजाब के पास। और दूसरा ये है कि देख लें, जो पाकिस्तान डिवाइड हुआ ना, तो उधर से दूसरी साइड से जो यहाँ पे आए, उन बेचारों ने अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे आए, और उसके बाद फिर उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो थी कुर्बानी दी पाकिस्तान के लिए। और यहाँ जो जितने लोग थे उन्होंने ट्रेनें लूटने के अलावा क्या किया। मैं तो थोड़ा ब्रूटल हूँ इस मामले में। लेकिन जो सब फिर होस्ट भी तो सबसे ज़्यादा पंजाब नहीं किया ना, जो दूसरे पंजाब से लोग आए थे वो यहीं पे आके बस। नहीं, होस्ट तो इस तरह था कि जो लोग गए थे उनके मकान खाली करके उनको दिए गए ना जी। तो पंजाबी ने क्या कुर्बानी। इतने ब्रूटल होते तो खुद कब्जा कर लेते, किसी और को देते। बड़े कब्जे किए हमने। हाँ, जरा देखे तो सही, बहालियात का महकमा था यहाँ पे, उसके अंदर ऐसे ऐसे कब्जे किए हैं यहाँ पे हमने, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज मत मार के रख दी, बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, सब डिवाइड तकसीम दर तकसीम बड़ा कर करती रखती है। तो बहालियात के अंदर तो बहुत ज़्यादा जैली क्लेम से उधर से भी जो लोग आए थे उन्होंने भी क्लेम किया था, और यहाँ पे भी हमने कब्जे कर लिए थे। ठीक है। इवन आपको शायद जान के हैरत होगी कि ये जो थे ना जनरल ज़ियाउल हक, तो इनके वालिद टीचर थे ना, तो जब वो वहाँ से मूव करके आए जलंधर से, तो पेशावर के अंदर उन्हें मकान अलाट हुआ, तो उस मकान के ऊपर कब्जा हो गया क्योंकि उन्होंने किसी को किराए पे दिया हुआ था। ठीक है। और उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक के कैप्टन थे, तो कैप्टन से लेके वो आर्मी चीफ बन गए, कब्जा ख़त्म नहीं हुआ था। जब वो आर्मी चीफ बने तो बंदा डर गया, वो खुद ही कागज़ लेके आ गया, उन्होंने कहा हुजूर ये आपका मकान है, मेरी जान छोड़ दे, तो उससे मकान वापस हुआ। तो इस टाइप के बड़े वाक़यात हैं हमारे। तो बहरहाल इसके बावजूद जो है ना, एक चीज़ हकीकत है कि पंजाब ने तरक्की भी बहुत की है, और सिस्टम जो है ना कंपैरेटिवली बेहतर है। उसकी वजह यह है कि एजुकेशन यहाँ पे क्वालिटी की है, और गोरों ने यहाँ पे ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस बनाए थे, और उनमें लोगों ने पढ़ा बहुत था। और कराची तो से नंबर 1 था वैसे, लेकिन वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन से उनकी मत बड़ी मारी, वो मत मारी गई, तो जिसकी वजह से वो बहुत पीछे रह गया। ठीक तो बलूचिस्तान जो है वो बेचारा पसमानदा रह गया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर को के सेंट्रल गवर्नमेंट को थी नहीं, वहाँ पे पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा थी, उसका भी उनको नुकसान हुआ। और पंजाब ने कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा तरक्की की। एक चीज़ जिसका हमें एतराफ़ करना पड़ेगा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा तरक्की मियां नवाज शरीफ के दौर में हुई, और मियां नवाज शरीफ इस मामले में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बिजनेसमैन है ना, उसको पता है कि सड़कें बनेंगी तो मुल्क तरक्की करेगा। तो पंजाब के अंदर उन्होंने अच्छी सड़कें बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया। ठीक। नाज़रीन, आपने आज का स्पेशल व्लॉग देखा। हमने कोशिश की कि पंजाब की पूरी डिटेल आपको बताई जाए, और जो आर्गूमेंट किए वो यकीन मानने बिल्कुल ओरिजिनल थे। चॉइस साहब बड़े सीनियर कैंडिडेट हैं, उनके साथ मुकाबला करना कोई इतना आसान नहीं होता। मैंने अपनी तहत कोशिश की कि जी आगे से आर्गूमेंट फिर ट्राई मारना किसी वक्त, फिर दोबारा जी ट्राई करके देखेंगे। लेकिन अभी तक के लिए अब आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।